बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशिदा सियाल। बात करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई और वो जंग अपने पीछे बहुत सारे सवालात भी छोड़ गई और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो नए आइंदा आने वाले वक्त में क्या हो सकते हैं दोनों मुल्कों के लिए, इस पूरे खित्ते के लिए, और उसके साथ साथ किस मुल्क की मिलिट्री कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कितनी अहम है और फ्यूचर में क्या कुछ किया जा सकता है। इस पे बात करने के लिए तशरीफ रखते हैं, हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, जो कि सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि खुद पाक फ़िज़ाइया से इनका ताल्लुक है, तो इनसे बात करेंगे कि फ़िज़ाई जो मैदान है जिसमें ये सबसे बड़ा मार्का हक हुआ, उसके हवाले से क्या कहते हैं। वेलकम टू माय पॉडकास्ट सर, आपको खुशामदीद। Thank you very much, Rashida Saiba, for the invitation. Thank you. सर, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बोला कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग हुई रिसेंट, और जंग तो खत्म हो गई मगर उस जंग के बाद बहुत सारे असरात अभी तक आ रहे हैं और वो जंग इनफैक्ट उस तरह से खत्म भी नहीं हुई। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि भारतीय फिजाइया की कारकर्दगी इस जंग में जो रही, उसको आप कैसे देखते हैं। देखिए ये बहुत एक हिस्ट्री है और पाक फ़िज़ाइया की ज़ाहिर है जब पाकिस्तान एयरफ़ोर्स जब से वजूद में आई है या जब से पाकिस्तान बना है, ये उस वक़्त की एक हिस्टोरिकल एक स्ट्रगल है पाक फ़िज़ाइया की, इसकी लीडरशिप की। और स्टार्टिंग विद मार्शल नस्र खान जो पहले और उसके बाद से लेकर जितने सरबराह 78 सालों में फ़ोकस 3 चीज़ों पर मेनली रहा है। एक जो सबसे ज़्यादा हमारा जो हमें एडवांटेज भी है और हम प्राइड भी लेते हैं, वो हमारा जज़्बा ईमान है। ज़ाहिर हम्म। है हम जब लड़ना चाहते हैं तो हम किसी को बुली करने के लिए नहीं लड़ते, हम अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं। पहला हमारा जज़्बा है। जो दूसरा होता है वो हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है पाक फ़िज़ाइया में। मैं जब फाइटर पायलट नौजवान भर्ती हुआ तो हमारे सामने इतने बड़े हीरोज़ थे, हमें मालूम थे। हमने सरफराज रफ़ीकी की स्टोरी सुनी थी, हमने और बहुत सारे जो हीरोज़ थे उनकी लेगेसी थी, जिस पे हमारे पे ऑब्लिगेशन थी उनको लेकर आगे चलना। हमने कोशिश की कि वही लेगेसी आगे नौजवानों को पास की जाए जो आज जिनके पास कमांड एंड कंट्रोल है। तीसरा हमें जो स्ट्रगल करते हैं या एम रखते हैं वो होता है ट्रेनिंग के बाद वो होती है टेक्नोलॉजी पे। हम हमेशा से टेक्नोलॉजी बड़ा सेवी एयरफोर्स रहे हैं। हम हमारा पैशन होता है कि हमें पता है कि हिंदुस्तान के साथ जो एयरफोर्स के साथ हमारा मुकाबला होना है, हम नंबर से कभी बीट नहीं कर सकते और ना हम करना चाहते हैं। एक चीज जिसका मैंने कहा कि ये एक हमारी जज्बा ईमान होता है, एक हमारी ट्रेनिंग होती है और तीसरा हमारा टेक्नोलॉजी का जो एज है, वो हम हमेशा रखते हैं क्योंकि वो गैप जो हमारे और हिंदुस्तान एयरफोर्स के दरमियान है, हम उनको इसी चीज़ों से प्लग करते हैं। और आज तक हर जो आने वाले लीडर हैं, उन्होंने ना सिर्फ फोकस किया है, बल्कि इंश्योर किया है कि पाक फ़िज़ाइया अपना जो गैप है या न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज है, उससे इससे प्लग करे। सर, मुझे ये बताइएगा कि हिंदुस्तान जो है उसको एक बड़ा मान था कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, और जब वो एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, राफेल की बात करते थे, और मोदी ने 2019 में भी कहा कि अगर राफेल होते तो नताइज कुछ और होते। तो अब नताइज जो है वो तो पहले से भी ज्यादा बुरे नजर आए, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से। जी, राशिदा साहिबा, टेक्नोलॉजी एक और चीज़ होती है और इसकी इंटीग्रेशन और चीज़ होती है। सिर्फ जहाज़ के टाइप्स ले लेने से या एक पर्टिकुलर वेपन खरीद लेने से दुनिया में आपको एज नहीं मिलता। आपको बिल्कुल आपने ठीक रेफर किया कि 2019 में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो नतीजा और होता, और राफेल तो उनके पास आ गए थे। हम्म। हमारे पास जो लेटेस्ट जहाज सी आए थे वो तकरीबन सवा तीन पहले आए थे, सर पहले इंटीग्रेशन नहीं कर सकते बिकॉज एज ए फाइटर पायलट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राफेल बहुत पोर्टेंट जहाज है, बड़ा काबिल जहाज है और बड़ा उसके लीथल उसके वेपन्स भी हैं। लेकिन सिर्फ जहाज लोन कुछ नहीं करता, आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। हमने 3.25 साल पहले JTC ना सिर्फ पाक फिजाइया में रिकॉर्ड मुद्दत में इंडक्ट किया उसको, बल्कि डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज किया। JF-17 थंडर देखिए, हमने एक रिकॉर्ड मुद्दत में बलूचिस्तान ने 1985 में अपना जहाज कंसीव किया था, तेजास बनाने के बारे में सोचा था। और अब तक पिछले 40 सालों में सिर्फ 2 स्क्वाड्रन बना सके हैं, जो 40 के करीब उनके पास जहाज हैं। उन्होंने जंग में भी हिस्सा नहीं लिया। वो तकरीबन श्रीलंका के बॉर्डर के पास स्क्वाड्रन डिप्लॉयड थे, उन्होंने जंग में हमारे करीब भी नहीं आए। जबकि 1985 के मुकाबले में 1995 में पाक फ़िज़ाइया ने सोचा था कि हम JF-17 थंडर बनाएंगे, और पिछले 30 सालों में हमने ना सिर्फ JF-17 थंडर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 बनाया, बल्कि इस जंग में तकरीबन 200 के करीब JF-17 थंडर इस जंग में एक्टिव हिस्सा ले रहे थे, जबकि तेजस ने जंग में हिस्सा ही नहीं लिया।
तो ये हुँ, इंटीग्रेशन की मैं बात प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ जहाज़ों को इंडक्ट नहीं करना होता, उनकी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी करनी होती है, उनके साथ वॉर गेमिंग करनी होती है, उनके टैक्टिक्स रिफाइन करने होते हैं बिफोर टाइम। तो ये सारा आपके सामने है। पाक फ़िज़ाइया ने अपने जहाज़ों में, जब एक फाइटर पायलट का मैं ज़िक्र करता हूँ, जब वो जंग लड़ता है तो वो अकेला नहीं होता। उसके पीछे जो है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग होते हैं, जैमर्स होते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स होते हैं, सैटेलाइट की पिक्चर होती है, स्पेस की उनके पास अपडेट आती है, और जमीन से उनको सरफेस टू एयर वेपन्स का सपोर्ट होती है। तो ये इंटीग्रेशन होती है जिसको हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन कहते हैं। और इन सबको मिलकर ये लोग एक किल पिक्चर बनाते हैं, यानी दुश्मन को मारना कैसे है। हुँ, आपके व्यूअर्स नौजवान होंगे और उनको मैं समझाने के कह सकता हूँ कि ये फुटबॉल मैच की तरह होता है। आपने एंड ऑफ द डे गोल कैसा करना है, किस-किस खिलाड़ी ने बॉल कहाँ से फेंकनी है और कैसे आपने दुश्मन को रिसीव करना है। एट द एंड जो गोल करता है उसको क्रेडिट ज़रूर मिलता है, लेकिन पीछे पूरी टीम काम कर रही होती है। तो सबको क्रेडिट जाता है। ये ज़रूरी था, सिर्फ फाइटर जहाज़ों से कोई एयरफोर्स ना तो मॉडर्न कहला सकती है, ना जंग जीत सकती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो राफ़ेल की अभी हम बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से जब पोस्ट ये वॉर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आईएसपीआर के अंदर, उसमें एयर वाइस मार्शल जो हैं वो औरंगज़ेब ने भी ये बात की कि राफ़ेल एक अच्छा जहाज़ ज़रूर है, मगर जो इंडिया के पायलट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग का फुकदान है। और ना सिर्फ़ हम राफ़ेल की बात करें, बल्कि उसके अलावा भी हम देखते हैं कि इंडिया के मिग 29 या मिग 21, ये इस किस्म के जो जहाज़ हैं, जो तैयारे हैं, वो आए रोज़ हादसों का शिकार हो रहे होते हैं। तो पायलट्स के अंदर कौन-सा ऐसा फुकदान है ट्रेनिंग का, जो वो इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं? जी, राजदर साहब, इसके 2 वजह बुनियादी तौर पर। एक तो हमने ट्रेनिंग की बात की और आपने फुकदान की भी बात की। एक और भी डिलेमा उनकी एयरफोर्स का है। आप 2 तकरीरें मैं आपको रेफ़र करता हूँ। एपी सिंह उनके एयर चीफ हैं, इंडियन के। वो फरवरी 2025 इसी साल एक पब्लिक सेमिनार में उन्होंने खुले आम कहा और एक शिकायत की। उन्होंने कहा कि हमने तेजास जहाज़ों का, जिनका मैंने अभी कुछ देर पहले ज़िक्र किया, उन्होंने कहा कि 2016 में हमने ऑर्डर किए थे 40 तेजास जहाज़, और उन्होंने कहा कि 9 साल गुज़रने के बावजूद मुझे या मेरी एयरफोर्स को एक भी जहाज़ नहीं मिला। यानी वो हुँ, मायूसी का इज़हार कर रहे थे। और दूसरा उन्होंने कहा था कि मुझे ये जहाज़ इसलिए चाहिए कि मैं दुश्मन पर अपना खौफ रख सकूँ और रेलेवेंट रह सकूँ। आप नोट करें कि जहाज़ नहीं मिले तो वो समझते हैं कि वो ना अपना खौफ रख सकते हैं दुश्मन पर, ना रेलेवेंट रख सकते हैं। उसके बाद एक और उन्होंने तकरीर की, और वो की थी 30 मई को, जी। 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, जंग के बाद। हमारी जंग खत्म हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि हम जो प्रॉमिस हमें किया जाता है जहाज़ों का या इक्विपमेंट का, वो हमें दस्तखत करते हुए, एग्रीमेंट करते हुए पता होता है कि ये टाइमलाइन गलत है, ये हमें जहाज़ नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। अब ये 2 चीज़ें जब आप मिला के करते हैं, तो आप ज़रा लिंक करें बातों को, जो मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया, जेफ-17 थंडर की मैंने 200 की बात की। जब एक एयरफ़ोर्स को जहाज़ टाइम पे नहीं मिलेंगे, प्रॉमिसेस पूरे नहीं होंगे, हुकूमत टाइम पर पेमेंट नहीं करेगी, चाहे वो बाहर से आने हों, चाहे डोमेस्टिक जहाज़ हों, तो होता क्या है? उन्होंने तो अपनी कोई 1000 जहाज़ों के फ्लीट बरकरार रखना है। वो तो नहीं कह सकते अगर मुझे 200 जहाज़ जो मैंने या 100 जहाज़ रिटायर करना था, क्योंकि नए जहाज नहीं आए तो मैं आज से इनको रिटायर कर रहा हूँ। वो उनको चलाते रहते हैं फिर। मेंटेनेंस कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ शॉर्टकट्स होते हैं, फिर स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज होती है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट स्टॉक पे नहीं किया जाता स्पेयर पार्ट्स पे, क्योंकि वो ग्राउंड करने वाले हैं। तो ये अल्टीमेटली लीड करती है टुवर्ड्स द फ्लाइट सेफ्टी, यानी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होना शुरू हो जाते हैं। जब आप एक पुराने जहाज़ों को, जिनकी ज़िंदगी लाइफ़ खत्म हो चुकी हो, उनको 5-5, 10-10 साल करके आगे चलाते जाएँगे, जबकि बनाने वाली कंपनियाँ उसकी गारंटी नहीं दे रही हैं आपको, तो आप चलाते जाएँगे तो उसकी प्राइस फिर यही होगी कि एक्सीडेंट्स होंगे। जेट एंड सी और दूसरे इंडक्शन के बाद हमारी एयरफोर्स चीफ को कभी ये मुश्किलात पेश नहीं आती कि टाइमलाइन से। हमने जेट एंड सी रिकॉर्ड मुद्दत में ना सिर्फ इंडक्ट किए, ऑपरेशनलाइज़ भी किए हैं। हमारा जेफ-17 थंडर का प्रोजेक्ट कहीं नहीं रुका। जैसे मैंने कहा, उनके 40 जहाज़ हैं जो जंग में हिस्सा लेने के काबिल नहीं है तेजाज़, और हमारे जहाज़ हैं जो हमने 10 साल बाद बनाने शुरू किए जेफ-17 थंडर, वो हुँ। 200 जहाज़ों ने जंग में हिस्सा लिया। तो ये एक पैशन, एक कमिटमेंट है और एक अर्जेंसी है। तो एक रिज़ॉल्व है हमारे हमारी एयरफोर्स और उनके, ये मुझे फ़र्क लगता है। कमोडोर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पाक फ़िज़ाइया को बिलख़ुसूस ये वाली जो जंग थी, उसके बाद एक दुनिया की बेहतरीन फ़िज़ाई फ़ोर्सेज़ में उसका शुमार हुआ और पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की, इंटरनेशनल मीडिया ने उसके ऊपर लिखा, और जिस तरीके से वो एक बेहतरीन फ़ोर्स बन के उभर के सामने आई है, फ्यूचर में इसके हवाले से एक्सपेक्टेशंस या चैलेंजेज़ मज़ीद क्या हो सकते हैं? और क्या हम फ्यूचर के उन चैलेंजेज़ के लिए भी तैयार हैं? देखिए, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये कोई भी सरबराह पाक फ़ज़ाइया के जब से आए हैं, और मौजूदा सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू भी, जिनको पिछले साल 4 साढ़े 4 साल से मैं उनका ट्रैक देख रहा हूँ,
वो टेक्नोलॉजी को इंडक्ट एक करना इंतहाई ज़रूरी समझते हैं। और ये नहीं होता कि आपने 2025 में टेक्नोलॉजी सारी इंडक्ट कर ली और आप समझ रहे हैं 26 में 2027 में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने हमेशा रेलेवेंट रखना रहना होता है, आपने क्वालिटेटिव एज रखना होता है अगर आपके पास क्वांटिटेटिव एज नहीं है, जो कि हमारे पास क्वांटिटेटिव नहीं है। एक बात। दूसरी एक और बात नोट करें, जो आपने कहा दुनिया में हमारी एयरफोर्स रिस्पेक्टेड उभर कर आई है। हम एयरफोर्स हमारी एयरफोर्स खास तौर पर पिछले जब से 1965 1971 और खास तौर पर पिछले 4 दहाइयों में तो हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते आए हैं। हमने बैटल्स फेस की हैं, हमने बहुत बड़ी-बड़ी एयरफोर्स को फेस किया है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। 1979 में सोवियत यूनियन ने ऑक्युपाई किया था अफगानिस्तान पर। हुँ, और हमारे बॉर्डर पर आके जायद सोवियत यूनियन की एयरफोर्स जो उस वक्त दो में से एक बड़ी सुपर पावर था, हमने उसको कन्फ्रंट किया। और हमारे ही पायलट्स थे जिन्होंने उनके 9 जहाज मार गिराए, क्योंकि वो हमारे जब इन्फिल्ट्रेट करते थे तो हम शूट करते थे उनको। अब मेरी खुद भी पेशावर में उन दिनों पोस्टिंग थी एज अ नौजवान फाइटर पायलट। हम कॉम्बैट पेट्रोल बॉर्डर पर बहुत एक्सटेंसिवली किया करते थे, सिर्फ इसीलिए कि वो हमारे एरिया में आके अब हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज ना करे। तो हुँ, ये वो फिजाइया है जिस ना सिर्फ यहाँ पे अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के जहाज मारे, हमारे पायलट्स ने मिडल ईस्ट में इजराइल के जहाज मारे, हमारे पायलट्स ने ईरान के ड्रोन्स मारे, हमारे पायलट्स ने हिंदुस्तान के जहाज मारे। तो ये वाहिद दुनिया की एयरफोर्स है जितने इतनी मल्टी टारगेटिंग की हुई है। और हमने ऑलमोस्ट 40 साल से हम हालत जंग में ही हैं, चाहे डिक्लेयर्ड हो या अनडिक्लेयर्ड हो। और जैसे अभी गुजरी है, ये उसी का शारसाना है कि हम कॉम्बैट रेडी रहते हैं और हमारी ऑब्लिगेशन है। और सबसे बड़ी बढ़कर ये कौम को हमारे से तवक्कुआत है जिन पर हम पूरा उतरने की हर वक्त कोशिश करते हैं। सर, ये जानना चाहूँगी कि अब ज़ाहिर है जब बदलते वक़्त के साथ-साथ वॉर के डायमेंशंस भी बदल जाते हैं, नई चीज़ें आ गई। अब हमने देखा जो पाक फ़ज़ाइया ने तैयारे गिराए वो अपनी जगह, लेकिन जो पाक फ़ज़ाइया ने जिस तरीके से साइबर जो है वो एक अटैक किया इंडिया के ऊपर और जिस तरह उनके पूरे सिस्टम को गैर फ़ाल कर दिया, डिसफंक्शनल कर दिया गया, उसकी मिसाल जो है वो कहीं नहीं मिलती है। एक उसके ऊपर आपसे जानना चाहूँगी, दूसरा अब हमें ड्रोन्स नज़र आते हैं वॉर में, चाहे वो अभी ईरान-इसराइल की वॉर हो या इसमें इंडिया पाकिस्तान की, तो इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो अब बड़ी तादाद में हमें नज़र आता है। ये कितना एक नई वॉर या नई डायमेंशंस या नई चीज़ें हम इसको कह सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। और देखिए, अब मैं जैसे कह रहा था कि आप न्यूमेरिकली सिर्फ सुपीरियर होकर जंग नहीं जीत सकते, आपको मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, होते हैं हवा में, होते हैं जैमर्स, होते हैं इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, और सबसे बढ़कर जैसे मैंने कहा इनकी इंटीग्रेशन होती है। इन सारे इक्विपमेंट्स को, वेपन्स को और सेंसर्स को और प्लेटफॉर्म्स को आपको ऑर्केस्ट्रेट करना पड़ता है। हुँ, जिसका मतलब ये है कि आपने म्यूजिक की तरफ जैसे बजता है, उसी तरह जंग के भी आपको ऑर्केस्ट्रेशन चाहिए। और इसमें साइबर कमांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइबर कमांड करती क्या है और या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या करती है? ये कम्युनिकेशन आपकी इफेक्ट करती है दुश्मन के जहाज़ों की, उनको जैम करने की कोशिश करती है, उनको डिले करती है, उनको मिसलीड करती है, उनकी डिग्रेडेशन इस तरीके से करती है कि पायलट का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है अपने मिशन के कंटिन्यूएशन में। जी। और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था इंडिया के लिए कि साइबर फ्रंट के ऊपर भी पाकिस्तान इतने बेहतर और इतने मौसर तरीके से काम कर सकता है। ऐसा ही है सर? जी, एब्सोल्युटली। मैंने जैसे कहा कि शायद हिंदुस्तान और खासतौर पे इंडियन एयरफोर्स ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि इतनी हमारी वेल रिहर्स्ड है, वेल कैलकुलेटेड है, और हमने नियर रियल वॉर लाइक सिनेरियो में अपने आप की ट्रेनिंग की है। आपने नोट किया होगा जंग के बाद उनके चेयरमैन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जी। अनिल साहब, उन्होंने बड़ा स्ट्रेंज बयान दिया था जो मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कहा था कि जंग के दौरान हमारा नुकसान हुआ, लेकिन ये ना देखें कि हमारा नुकसान कितना हुआ। आप ये देखें कि हमने कितनी जल्दी अपने टैक्टिक्स को रियलाइज़ किया, हमने 2 दिन एयरफोर्स ग्राउंड रखी, और फिर हुँ, हम कम बैक किया हमने 10 तारीख को, और फिर हमारी परफॉर्मेंस देखें। मैं बड़ा हैरान इसलिए हुआ इस बयान पर कि ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप नौजवानों से पूछें कि आप अपनी क्रिकेट की टीम वर्ल्ड कप के लिए भेजें जी। और वहां पर हार के आ जाए, क्रिकेट हुँ, वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के बाद हार के आए, और जब आप कैप्टन से पूछना चाहें कि आप कैसे हारे, कितने रन्स बनाए या दुश्मन की कितने विकेटें आपने ली, तो आपको कैप्टन कहे कि हमसे ये ना पूछें कि कितने विकेटें ली हुँ, या कितनी विकेटें गिरी हमारी, ना कितना स्कोर बनाया, हमसे ये पूछें कि अगला वर्ल्ड कप जब होगा तो हमने कितने जबरदस्त टैक्टिक्स इंप्रूव किए। देखिए राजदा साहब, फाइटर जहाज जो है ना जंग में ग्राउंड करने के लिए नहीं होते, और हुँ, जंग जो है वो टैक्टिक्स इंप्रूव करने के लिए नहीं लड़ी जाती। टैक्टिक्स इंप्रूव किए जाते हैं जंग से पहले। नियर पहले। वॉर लाइक सिनेरियो आपने करनी होती है। आपने यस। टैक्टिक्स पहले से सॉर्ट आउट करके पायलट्स को ट्रेनिंग दे के पूरी टीम को इंटीग्रेट करना होता है। ये नहीं होता कि पूरी एयरफोर्स जंग लगे तो आप ग्राउंड करके टैक्टिक्स इंप्रूव करना शुरू कर दें। जी, ये सर बड़ा मुझे स्ट्रेंज है। दैट इटसेल्फ शोज के लैक ऑफ ट्रेनिंग
and lack of competency. सर ये बताइएगा कि ये जो अभी आपने भी बात की और ये सवाल इंडिया में बहुत ज़्यादा लोकसभा में भी उठा और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी ये सवाल किया गया कि बताया जाए कि हमारे तैयारे गिरे कितने ना और क्यों गिरे। और दूसरी जानिब जब राफेल कंपनी ने इंडियन गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया कि वो इंस्पेक्शन के लिए आना चाहते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको उसको डिनाई कर दिया, उनको एक्सेस देने से, सिक्योरिटी की बात करके। दूसरी जानिब इंडिया की जानिब से ये भी कहा गया कि राफेल ने हमें कुछ कोड्स नहीं बताए थे जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस सामने नहीं आ सकी। इसके ऊपर कैसे कमेंट करेंगे आप? अगर आप मोबाइल नहीं खरीदते पासवर्ड के बगैर, तो आप मुझे हम्म, समझ नहीं आ रही कि आप जहाज कैसे खरीद लेते हैं। ये सिर्फ हम्म, एक रीजनिंग है, मेरा ख्याल है, क्या कहना चाहिए, बेसलेस किस्म की एक जस्टिफिकेशन है। पहली बात तो ये है। और फिर जैसा आपने कहा कि वो राफेल का, मैं बताता चलता हूँ आपके व्यूअर्स की आसानी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं बताता चलता हूँ। ये राफेल जहाज 2001 में सबसे पहले फ्रेंच नेवी में इंडक्ट हुआ था, आज हम्म, से 24 साल पहले। इस नौ 24 साल के टेन्योर में समझे, इस जहाज के तक 9 एक्सीडेंट हुए टोटल, यानी 9 हम्म, जहाज क्रैश किए हैं 24 सालों में। हम्म, इस 9 जहाजों में से 6 पायलट्स की जान गई और 3 जिंदा बचे। जो हम्म, 2 पायलट इसमें से एरोबैटिक्स करते हुए आपस में टकरा गए थे, और इसका मतलब है वो ह्यूमन फैक्टर था, इंजन का या किसी जहाज का कसूर नहीं था। वो दोनों पायलट खुशकिस्मती से बच भी गए थे। तो मैं आपको ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 24 सालों में 9 जहाज तबाह हुए। एवरेज अगर निकालें तो तकरीबन तीसरे साल बाद एक जहाज का गिरना एवरेज आता है, यानी 3 ठीक है। साल बाद एक जहाज गिरा, राफेल। अब राइट। हिंदुस्तानी दोस्तों ने 1 घंटे में 3 गिरवा दी। तो ये डाटा आपके सामने मैंने इसलिए पेश किया है कि ये जैसे दी जा सकती है, उनको सोचना चाहिए कि उनका तो हर तीसरे साल बाद गिरता था। ये पूछ सकती हैं कि फिर फ्रांस की कंपनी को इजाजत नहीं दी, जो आप कह रही हैं। देखिए, हम्म, ये दुनिया भर में एथिक्स होते हैं, वर्किंग एथिक्स होते हैं, बिजनेस एथिक्स होते हैं कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो आप उस कंपनी को एक्सेस देते हैं। जैसे 2019 में हमने F-16 कंपनी को कहा था कि हमारे जहाज गिनकर बता दें इंडिया को। इसी जी, तरह राफेल को भी होना चाहिए था एक्सेस। आपने नोट किया हिंदुस्तान में अभी बोइंग क्रैश किया था, वो जी, कंपनी फौरन पहुंच जाती है अपना जहाज वेरीफाई करने के लिए कि हमारा कसूर था, हमारे जहाज का कसूर था, पायलट एरर था, मौसम का चक्कर था कोई। तो हम्म। वेरीफाई दुनिया हक रखती है अपना। जब आप नहीं देते तो शकूक होते हैं। हम कह रहे हैं हमने 6 मारे, वो कहते हैं हम नहीं बताएंगे। तो ये किसी बच्चे से भी पूछ ले, वो भी समझ जाएगा कि क्या मतलब है। सर मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान अब कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अभी एयरक्राफ्ट जो है वो इंडक्ट करने जा रहा है, ऐसी खबरें भी आई हैं। इसमें कितनी सदाकत है? पाकिस्तान अपनी फिजाई सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए कौन सी मजीद चीजें या इक्विपमेंट इंडक्ट करने जा रहा है? और बिलखसूस उसमें चाइना से कितना है? और अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान का एक ज़ाहिर दिफाई ताउन मौजूद है। वहां से क्या कुछ जो है वो चीजें हम उसमें कर सकते हैं अपने निजाम में शामिल? देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके F-16 मिले थे अमेरिका से जब 1982 में आए थे पहली दफा, और बाद में हमने और ऐड किए, लेकिन वो F-16 जहाज ही थे पिछले 43 सालों में। ये एक हम्म, वाहिद जहाज है, और उसके बाद हमने चाइना के अलावा किसी एक मुल्क का जहाज इंडक्ट नहीं किया। जबकि हिंदुस्तान, आप देखें, राफेल उन्होंने फ्रांस का किया है, SU-30 किया है रशिया का, उन्होंने मिराज 2000 किया है फ्रांस का, MiG-29 किया है रशिया का। तो वो तो अपनी बेस्ट बाइंग करते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने रिलाय मोस्टली क्या, 43 सालों में तो एब्सोल्युटली या अपने पे किया है, F-17 हम्म, थंडर की शक्ल में, या फिर चाइना पर किया है। एक बात इंपॉर्टेंट बात जो आपने पूछा है स्टेल्थ का, तो ये स्टेल्थ जहाज जो है, ये इतनी कॉमन नहीं है टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ वो जहाज होता है जो रडार पर नजर नहीं आता है। और नजर इसलिए नहीं आता है कि या उस पर रेडार पे रेडिएशन के ऑब्जॉर्व करने वाला पेंट लगाया जाता है, या उसकी एयरफ्रेम स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जाता है कि वो रेडार की शुआओं को वापस नहीं जाने देता। रेडार एक्चुअली एक रेडिएशन आप पर फेंकता है, जमीन से या हवा का रेडार जब टकराती है किसी ऑब्जेक्ट से, तो वापस जाकर उसको होने का पता बताती है। तो अगर ये रेडिएशन जो जहाज पर आके लगती हैं, अगर उनको वो डिफ्लेक्ट कर दे जहाज, या पेंट असर वो एब्जॉर्ब कर ले, तो फिर वो दुश्मन के जो होस्ट जहाज होता है जिसने रेडार ऑन किया होता है, या जमीन से उसको खबर नहीं होती कि यहाँ कोई जहाज है। दुनिया में इस वक्त सिर्फ 3 मुल्क हैं जो स्टेल्थ जहाज बना रहे हैं, और टोटल 5 टाइप के सिर्फ जहाज हैं स्टेल्थ। हम्म, अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 है जो स्टेल्थ है। जी, रशिया के पास SU-57 है जो स्टेल्थ है। चाइना के पास 2 जहाज हैं, J-20 और J-35। ये जहाज हैं टोटल 5 इस वक्त दुनिया में। बाकी दुनिया के लोग कोशिश में कर रहे हैं, तुर्की भी कर रहा है, कोरिया भी कर रहा है, बहुत सारे मुल्क कोशिश कर रहे हैं बनाने की। फॉर्मली पाक फिजाइया ने अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं किया कि कब जहाज आएंगे, J-35 या J-20 जो स्टेल्थ है वो कब आएंगे।
लेकिन जब भी आएंगे तो अगर हमारा एग्रीमेंट हो गया तो जाहिर है पाक फिजाइया के इंजीनियर्स में, टेक्नीशियंस में और पायलट्स में ये काबिलियत है कि वो रिकॉर्ड मुद्दत में इंशाल्लाह उसको इंडक्ट करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि बहुत ज्यादा नक्शा चेंज हो जाएगा इस एरिया में, क्योंकि जब आपके पास एक ऐसी फोर्स आ जाएगी जो दुश्मन को नजर ही ना आए रडार पर, तो आप जी। कहीं ज्यादा खतरनाक किस्म के मिशन कर सकते हैं, dangerous मिशन कर सकते हैं, बड़े डेयरिंग मिशन कर सकते हैं, और जाहिर है बड़ी प्यूनिटिव एक्यूरेसी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पकड़े जाने का या डिटेक्ट होने का खतरा नहीं रहता। तो ये एक न्यू डायमेंशन आ जाएगी एयर वॉरफेयर की इस पूरे साउथ एशिया में। जी। जी सर, लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो जिस तरीके से इसराइल और ईरान की वॉर में अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक किया ईरान की जौहरी तंसीबात के ऊपर, और उसमें ये कहा जा रहा है कि 100 से जायद जो है वो तैयारों ने हिस्सा लिया, जिसमें B-2 थे, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस शुदा बमबार तैयारे थे, और ये अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। कैसे देखते हैं आप इसको कि ये अमेरिका, ज़ाहिर है अमेरिका के पास बहुत बेहतरीन रिसोर्सेज हैं और ये उन्होंने अटैक किया, तो इसके ऊपर आपका कमेंट चाहूंगी मैं। देखिए, क्विकली मैं कवर कर देता हूं कि जब ये 13 जून को इसराइल ने अटैक किया था तकरीबन 200 जहाजों के साथ, उसको सपोर्ट ना सिर्फ अमेरिका की थी, सैटेलाइट्स की थी, एयर टू रिफ्यूलर्स की थी, बल्कि जिन मुल्कों से वो गुजर कर जॉर्डन, इराक वगैरह, उन्होंने भी उनको फैसिलिटेट किया, यानी इंटरसेप्ट नहीं किया या थ्रेट नहीं किया। तो जब वो चले गए मार के, उसके बाद आपने नोट किया होगा कि ईरान की 3 टियर्स पर बड़ा सीवियर डैमेज हुआ। एक तो जहाजों ने किया, फिर उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तकरीबन 16 को शहीद किया गया, फिर उनके पास आपने नोट किया होगा टॉप मिलिट्री आर्मी चीफ और दूसरे लीडर्स को एलिमिनेट किया गया था, फिर उनके स्पिरिचुअल लीडर्स को किया गया था। ये बहुत मुश्किल था ईरान के लिए टू मेक अ कम बैक, लेकिन उन्होंने किया, और करके उन्होंने ड्रोन मारने शुरू किए, क्योंकि उनकी एयरफोर्स इतनी इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि उनके पास जो जहाज है F-14 और F-4 वो शाह के जमाने के हैं, तकरीबन 50 साल पुराने जहाज थे, आजकल रेलिवेंट भी नहीं है और जंग में इस्तेमाल होने के काबिल भी नहीं थे। उनके स्पेयर पार्ट्स भी बहुत अरसे से बंद थे, क्योंकि ये दोनों अमेरिकन जहाज है। तो हम्म। उनके पास सिर्फ ड्रोन मारने की, उन्होंने फिर ड्रोन मारने शुरू किए, और जो मैं अब स्टडी कर पा रहा हूँ आजकल और रिलेट कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने शुरू के 3-4 दिनों में बड़े सस्ते और इकोनॉमिकल ड्रोन फेंके, यानी कि अच्छा। उसकी उसके बदले इजराइल ने बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव वेपन्स अपने, उनके 4 टियर्स थे। ये भी जेहन में रखिए कि जब मिसाइल इधर से जाता था, कोई भी ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ, तो सबसे पहले पर्शियन गल्फ में अमेरिकन वॉरशिप्स खड़े थे, वो इंटरसेप्ट करते थे। फिर हम्म। इराक और खासतौर पर जॉर्डन के ऊपर करते हुए जॉर्डन का डिफेंस इंटरसेप्ट करता था। जी। फिर रेड सी के ऊपर खड़े हुए वॉरशिप से अमेरिकन वो इंटरसेप्ट करते थे उनको, और फिर गुजरने के बाद जस्ट बिफोर एंटरिंग इजरायली एयर स्पेस, ईस्टर्न मेडिटेरियन पर जो जहाज खड़े थे वॉरशिप्स अमेरिका के और इसराइल के, वो इंटरसेप्ट करते थे। हम्म। उसके बाद जब ये एंटर जी, हर्डल मिलती थी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। जब एंटर हो जाते थे तो उसके बाद इसराइल का अपना डिफेंस आ जाता था। मुख्तलिफ मीडियम और हाई ऑल्टीट्यूड और एटमोसफेयर से आने वाले थ्रेट के बदले मुकाबले में उन्होंने एरो 3, एरो 2 और एरो 1 मिसाइल रखे हैं। एक डेविड स्लिंग उनका एयर डिफेंस नेटवर्क है, फिर सबसे बड़ा आयरन डोम जो आपने सुना था, जी। और एक थर्ड भी है उनके पास, जो अमेरिकन बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम है। थर्ड स्टैंड फॉर टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरियल डिफेंस। ये अच्छा। अमेरिका का एक नेटवर्क था यहाँ पे, जो 2019 में अमेरिका ने टेम्परेरी भेजा था हमास वगैरह से लड़ने के लिए, लेकिन फिर इसराइल को इतना पसंद आ गया और अमेरिका मेहरबान हो गया कि वो सिस्टम भी यही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शुरू में इन्होंने बहुत ज्यादा उनके वेपन्स को डिग्रेड और डिप्लीट किया बुनियादी तौर पर, हम्म। और इनके जो भेजे जाने वाले ड्रोन की कीमत $50,000 से तकरीबन $2 लाख तक थी। तो इनको तो बड़ा इकोनॉमिकल था, लेकिन उनको तकरीबन हाफ अ बिलियन एक रात पर खर्च करना पड़ता था अपना डिफेंड करने के लिए। लेकिन जब तक उनको समझ आई कि ये हमने सस्ते ड्रोन्स पर बहुत महंगे मिसाइल चलाए हैं, तो इट वाज टू लेट। और तब उन्होंने देखा कि आपने देखा होगा कि अमेरिका को इंडक्ट कराया किसी तरीके से, अमेरिका को ल्योर किया इस जंग के अंदर, उन्होंने B-2 मारे, जहाज उड़ाए और बंकर बस्टर मारे। और मैं पहले दिन से मेरा मानना यह है कि इसराइल ने इतनी कामयाबी और अमेरिका ने मिलकर वो कामयाबी हासिल नहीं की। ये न्यूक्लियर वेपन उनके कंप्लीट तबाह नहीं हुए। डेफिनेटली वो यूरेनियम एनरिचमेंट ले गए होंगे जो आउट ऑफ द प्लांट और आउट जी, ऑफ द वो अब साइट, जेडी वेंस लेकिन खुद उनका भी कह रहे हैं कि 400 kg एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, ईरान के पास है। डेफिनेटली यही मैं कर रहा हूँ कि कोई इट हैज टू बी समबडी फूल के वो इस तरह की चीजें पहले से ना निकाले जिसका पता हो कि वो टारगेट हो जाएगी। पहले तो ये है। दूसरी बात ये है, वो इतने हार्डेड बंकर है, तकरीबन 300 फुट तक तो नहीं, गहरी उन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं। और एक हम्म। और चीज नोट करें कि ये जो कुम के पास सबसे बड़ा प्लांट है, वो एक कंपाउंड है, पहाड़ों के अंदर एक सिलसिला है। ये कोई एक पहाड़ी या एक टनल नहीं है, वो कनेक्टेड है आपस में। इतना बड़े सेटअप को 6 जहाजों ने जो टनेज फेंकी है, हम्म। B-2 बॉम्बर,
वो तकरीबन 40,000 पाउंड ख़्याल कि वो कंप्लीटली उनके न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो गए। अब ठीक है कितना सर। डैमेज होना है, जी। ज़ाहिर है पता लगेगा कुछ। हाँ, जी। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, आपके वक़्त का, आपने जॉइन किया और सैर हासिल गुफ्तगू हुई आपसे, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।